हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं हम, और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत चल रही है। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, जिस पर गोहिल वंश ने शासन किया था। और इस रियासत के अन्य शासकों के बारे में हम पढ़ा रहे थे, और काफ़ी वीडियो के माध्यम से अनेक शासक हमने आपको कराए, और हम जो अंतिम वीडियो हमने दी थी आपको महाराणा उदय सिंह तक पहुंच गए। और मित्रों, महाराणा उदय सिंह, अब हम देखें कि महाराणा उदय सिंह जब शासन कर रहे थे, और अबुल फजल और कर्नल जेम्स टॉड, इन व्यक्तियों ने इनके बारे में, यानी महाराणा उदय सिंह के बारे में कई कथन कहे, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में एक काला युग है। किसका? उदय सिंह का समय है। यानी कि अगर महाराणा उदय सिंह का जो है समय, बीच का जो समय है महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के बीच में उदय सिंह का समय नहीं होता, तो राजस्थान के इतिहास की कुछ अलग ही महत्व होता, अलग ही नींव होती। अब बात करते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप बहुत ही वीर, यशस्वी और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान शासक रहे, और इनके शासन में मतलब इतने ज़्यादा श्रेष्ठ योग्य शासक और अनेक सेनापति भी इनके दरबार में रहे, और उसके अलावा इन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन क्या होता है मित्रों, जो उदय सिंह थे, उदय सिंह पर जब अटैक किया जाता है अकबर का, दिल्ली में जब मुगल सम्राट अकबर का शासन था, तो अकबर ने अटैक किया मेवाड़ पे, तो मेवाड़ को छोड़ के भाग जाते हैं कौन? उदय सिंह। और क्या होता है, उदय सिंह जो है वो जब मेवाड़ छोड़ करके जंगलों में और पहाड़ों में भाग गए, तो वहाँ पर जो मेड़तिया था, जगमाल और या जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया जो है वो युद्ध करते हैं। और मित्रों, इसी युद्ध में, यानी इसमें शाखा होता है जो मेवाड़ का, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कहलाता है। और इस तीसरे शाखे में जो फूल कवर है, फूल कवर के नेतृत्व में जो महिलाएं हैं, राजपूत महिलाएं जौहर करती हैं और केसरिया करते हैं जयमल और पत्ता। जयमल पत्ता की वीरता को देख करके, जयमल और पत्ता की वीरता को देख करके इनकी जो गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो भी दरबार, यानी कि जो दुर्ग के जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, वहाँ पे लगवा दी जाती हैं। ये इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वीर सेनापति रहे। कौन? जयमल और पत्ता। मित्रों, आज हम चलते हैं महाराणा प्रताप की तरफ, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो जयवंताबाई, और जयवंताबाई जो थी वो उदय सिंह की एक अन्य रानी थी। मित्रों, आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप शासनकाल देखें तो 1572 से 1597 इसका शासनकाल है। और इससे पहले हमें देखना है कि उदय सिंह की मृत्यु कैसे हुई, तो उदय सिंह तक हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। मित्रों, तो ये देखिए चित्तौड़ का तृतीय शाखा, तो मैंने अभी आपको बताया कि चित्तौड़ का जो तृतीय शाखा हुआ था वो हुआ था जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया। ये वो व्यक्ति वीर सेनापति थे जिन्होंने क्या किया? केसरिया किया इस शाखे के अंदर, और फूल कवर ने इसमें क्या किया? जौहर किया। क्या होता है कि ये जब मारे जाते हैं, और जब उदय सिंह को इनकी सूचना मिलती है कि मेवाड़ पर जो अधिकार है अकबर का हो गया, तो इसकी सूचना जब उदय सिंह को मिलती है, तो उदय सिंह क्या करते हैं? अपनी नई राजधानी ट्रांसफ़र करते हैं। और उदय सिंह अपनी नई राजधानी कौन सी बनाते हैं? वो राजधानी है गोगुंदा। कौन सी राजधानी बनाते हैं? गोगुंदा को राजधानी बनाते हैं। और ये गोगुंदा जो है वो मेवाड़ की कौन सी नंबर की? 5वें नंबर की राजधानी बनाई जाती है। मित्रों, इससे पहले अब देखा जाए कि जयमल और पत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो महाराजा रायमल द्वारा दुर्ग के किले पर लगवा दी जाती है। किस दुर्ग के किले पर? जूनागढ़ के दुर्ग के किले पर। जूनागढ़ के दुर्ग के किले पर किसकी? पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की मूर्ति जो है वो दुर्ग पर, यानी गजारूढ़ मूर्तियां हैं, गज यानी हाथी पर आरूढ़ है, सवार है। कौन? जयमल और पत्ता, उनकी मूर्तियां जूनागढ़ के जूनागढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में, और इस दुर्ग पर लगा दी जाती है। किसके द्वारा? रायमल के द्वारा, महाराजा रायमल के द्वारा। बात करते हैं महाराणा उदय सिंह जो है, महाराणा उदय सिंह तृतीय राजधानी कौन सी बनाते हैं? गोगुंदा बनाते हैं, और मतलब अपनी जो राजधानी है वो बनाते हैं गोगुंदा को, और ये मेवाड़ की 5वें नंबर की राजधानी होती है। उसके बाद हम बात करें महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु है, मृत्यु हम देखें तो उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 ईस्वी को।
28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अगर देखा जाए तो महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह की कितनी, 2 रानियां थी। महाराणा उदय सिंह की 2 रानियां थी। पहली एक रानी का नाम था जयवंता बाई, एक रानी का नाम था जयवंता बाई और दूसरी रानी का नाम था धीरबाई भटियानी रानी, धीरबाई भटियानी रानी। और देखा जाए तो इस जयवंता बाई से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, यानी एक नंबर था कौन, महाराणा प्रताप और दूसरा था शक्ति सिंह। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे जब चेतक की मृत्यु होगी और चेतक की जो सिर है उसको महाराणा प्रताप अपनी गोदी में लेकर रोते हैं तो पीछे से शक्ति सिंह आते हैं और शक्ति सिंह जब ढाढ़स बजवाते हैं किसका, महाराणा प्रताप का। तो मित्रों शक्ति सिंह हम बाद में देखेंगे। और देखिए ये कौन है, ये जगमाल है और ये जगमाल जो है वो भटियानी रानी का बेटा है, धीरभाई भटियानी का है, उदय सिंह और धीरभाई भटियानी का पुत्र है कौन, जगमाल। और ये जगमाल जो है वो महाराणा प्रताप को जब राज्याभिषेक हो जाता है, राज तिलक जब कर दिया जाता है तो इससे नाराज होकर के ये अकबर की शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। और एक युद्ध होगा बाद में दत्ताड़ी का युद्ध, और दत्ताड़ी के युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होंगे कौन, ये जगमाल जो है। बात कर रहे हैं महाराणा उदय सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, गोगुंदा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, गोगुंदा में। कब हुई थी, 1572 ईस्वी को। देखा जाए ये हमारा क्या है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के यहीं पे क्या बना हुआ है, देखिए राजसमंद कोमलगढ़, और यहाँ पे क्या है, गोगुंदा, और यहाँ पे क्या बनी हुई है, गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की छतरी। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, गोगुंदा बनी हुई है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी को हुई थी। मित्रों आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप। अब देखते हैं महाराणा प्रताप का जन्म, और महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप के जन्म की हम बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा ये तो इतने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अगर इनका कोई प्रश्न अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप छोड़िए मत, इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर से मिले, चाहे कोई विकिपीडिया से मिले, चाहे कहीं किताबों से मिले, तो यानी कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मित्रों इनके जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें, महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो जिनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म, ऐसा जन्म है इनका 9 मई 1540 ईस्वी को जो बच्चा की जुबान पे है। बच्चे को याद है कि 9 मई 1540 ईस्वी को क्या हुआ था, महाराणा प्रताप यानी वीर शिरोमणि, राजस्थान की आन मान शान, राजपुतानी की शान महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। आज वर्तमान में यह मुद्दा चल रहा है, कई गाँव में जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र के गाँव हैं वहाँ पर गुर्जर प्रत्यार शासक मेरभोज की प्रतिमा लगाई जा रही है, मेरभोज की चित्र जो है या बोर्ड जो है लगाया जा रहा है। मित्रों लेकिन आपको अगर इतिहास के बारे में जानकारी हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो गुर्जर प्रत्यार जो शासक थे मेरभोज, तो मेरभोज कोई गुर्जर जाति से नहीं थे मित्रों, उनके पीछे भी एक रीजन था, वो गुर्जराता प्रदेश के थे। अगर हम बात करें किनकी, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की, तो राजपूतों की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत जो दिए गए, एक सिद्धांत दिया है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई ने एक सिद्धांत दिया था, वो था अग्निकुंड का सिद्धांत, और अग्निकुंड के सिद्धांत में बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। यानी कि माउंट आबू जो है, आबू पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया, आबू में गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में से चार जो शासक निकल के आए। वो कौन कौन से थे, प्रत्यार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। यानी कि 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई कहाँ से, अग्निकुंड से। और इसका मत जो प्रतिपादन किया है वो चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में किया है, पृथ्वीराज रासो। मित्रों ये जो है कौन, प्रत्यार शासक, ये प्रत्यार जो है गुजरात प्रदेश में रहने के कारण ये गुजरात प्रदेश के कारण ये गुर्जर कहलाए, और प्रत्यार यानी ये राष्ट्रकूटों के प्रत्यार होते थे, इस कारण वो प्रत्यार कहलाए। तो ये गुर्जर प्रत्यार जो है वो उन्हें नाम जो है वो क्षेत्र विशेष और कार्य विशेष के कारण मिला, ये कोई गुर्जर जाति के नहीं थी मित्रों। तो मेहरभोज जो है वो एक राजपूत थे और महाराणा प्रताप भी राजपूत है, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि ये अगर देखा जाए तो हमारी आन मान और शान के प्रतीक हैं ये जो शासक हैं। महाराणा प्रताप हिंदुओं के महान
व्यक्तित्व, महान सम्राट रहे हैं महाराणा प्रताप। तो आपको कहीं भी अगर महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है तो आप उन जानकारी को अच्छी तरह पढ़ के ग्रहण कीजिए। बात कर रहे थे हम तो महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर के बात कर रहे थे। तो 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ के दुर्ग में। देखिए कुंभलगढ़ से पहले बात करें हम, कुंभलगढ़ कब कैसे आए ये लोग, तो आपको पता ही है, मैंने आपको एक कथा सुनाई थी पन्नाधाय की। तो पन्नाधाय ने क्या किया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके और उदय सिंह की रक्षा की थी। और कीरत नाम के जो मेहतर था उसके द्वारा एक टोकरी में झूठी पत्तलों के नीचे दबा करके उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचाया। और कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा की सहायता से उनको स्थान प्राप्त हुआ। तो मित्रों तब से कुंभलगढ़ में इनका विशेष महत्व रहा है। और कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक कटारगढ़ है। और कटारगढ़ के अंदर एक है बादल महल। कटारगढ़ के अंदर क्या है? बादल महल। और बादल महल के अंदर है जूना कचहरी। जूना कचहरी वो स्थान था जहाँ पर रानियां रहती थी। तो वहाँ पर जन्म हुआ था किनका? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। तो मित्रों आपको महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 9 मई 1540 को कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में एक क्या है? कटारगढ़। और कटारगढ़ जो है इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कहा जाता है क्या? कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर क्या है? बादल महल। और बादल महल के अंदर जूना कचहरी। जूना कचहरी में हुआ था 9 मई 1540 को। तो ये जो है महाराणा प्रताप के जन्म को मैंने आपको इस प्रकार समझाया कि भूलने का अब काम ही खत्म हो गया। अब बात करें हम कि महाराणा प्रताप की जो जयंती है, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती है अगर देखा जाए तो हिंदी मास के अनुसार, हिंदी महीनों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती जो है प्रतिवर्ष मनाई जाती है। मित्रों ये तो रहा महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर के। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप को जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें विद्वानों का कोई मत एक नहीं है। विद्वान कोई भी एक मत पर नहीं है। कुछ विद्वान अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि महाराणा प्रताप को जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। 2 बार कैसे हुआ? एक बार तो हुआ था कहाँ पे? गोगुंदा में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो होगा कुंभलगढ़ में। देखिए प्रथम राज्याभिषेक की बात करें तो 1 मार्च 1572 ईस्वी को। कब? 1 मार्च 1572 ईस्वी को कहाँ पर? गोगुंदा में क्या हुआ था? इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ। और कहते हैं कि जब इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था तो कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप की कमर में क्या बांधी थी? तलवार बांधी थी। कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधी थी और राज्याभिषेक किया था। और कहते हैं कि मेवाड़ में जो राज तिलक होते हैं, जो महाराज बनते हैं, महाराणा बनते हैं, उनका राज्याभिषेक जो करते हैं वो भील जाति के जो युवक करते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए जगमाल। और ये जगमाल के बारे में मैंने आपको बताया। ये जगमाल कौन था? ये था उदय सिंह की एक रानी थी धीरबाई भटियाणी। और इस भटियाणी का पुत्र था कौन? जगमाल। अब क्या हुआ? गोगुंदा में जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया 1572 ईस्वी को, तो क्या हुआ? ये नाराज हो गया। कौन? जगमाल नाराज हो गया। और नाराज होकर के वो कहाँ चला जाता है? अकबर की शरण में या सेवा में चला जाता है। दिल्ली चला जाता है, अकबर की सेवा में चला जाता है। और अकबर क्या करता है? उसे एक युद्ध अभियान के लिए भेजता है। और वो युद्ध अभियान है यानी कालांतर में बाद में दत्तानी का युद्ध, यानी एक युद्ध अभियान है कहाँ का? दत्तानी का। इस दत्तानी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1583 ईस्वी को। दत्तानी के युद्ध में जो जगमाल है वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो मित्रों ये जो जगमाल है वो दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 ईस्वी को। क्या हो गए? शहीद हो गए। बात कर रहे हैं विधिवत राज्याभिषेक, यानी कि यहाँ तो राज्याभिषेक कर दिया गया था वैसे ही जल्दीबाजी में, लेकिन विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1572 ईस्वी को ही। 1572 ईस्वी को ही कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। 1572 ईस्वी को ही कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और कहते हैं कि जब राज्याभिषेक हुआ था, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब किसी
स्टेट के जो मुख्यमंत्री जो होते हैं शपथ लेते हैं, तो अन्य को यानी अन्य जो नेतागण होते हैं उन सभी को आमंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार महाराणा प्रताप का जब विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, तो इस राज्याभिषेक में विविध राजाओं को, शासकों को बुलाया गया था इस सम्मान समारोह में और राज्याभिषेक समारोह में। तो कहते हैं कि रावचंद्र सेन भी इस राज्याभिषेक के अवसर पर पधारे थे। रावचंद्र सेन, जिसको आप सभी जानते ही हैं, रावचंद्र सेन जिसे इतिहास में भूला बिसरा शासक कहते हैं, यानी कि ये वो शासक थे जिन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहे तो कौन है? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप की कौन है? अग्रगामी है। ये प्रश्न इतिहास में पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, हमने क्या देखा? महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का जन्म देखा। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के अंदर बादल महल और बादल महल की जूना कचहरी में हुआ था। बात करें राज्याभिषेक की, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। मित्रों, 1572 में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में। और विधिवत राज्याभिषेक की अगर प्रश्न बनता है, तो अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था विधिवत राज्याभिषेक। बात करें इनका जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था, उस समय राज्याभिषेक के समय जो उनको तलवार बांधी थी, वो तलवार किसने बांधी? तो वो बांधी थी कृष्णदास चूड़ावत ने। उसके बाद बात कर रहे हैं, राज्याभिषेक हो गया इनका 1572 में। और बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है किनकी? महाराणा प्रताप की। और देखा जाए कि 25 वर्षों तक, 72 से देखा जाए 97 देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने वर्ष होते हैं? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष शासन किया था। क्योंकि आजकल जो है पेपर पैटर्न जो है वो बदल गया है और प्रश्न जो है वो ऐसे निकल के आते हैं। एक बार प्रश्न आया था रीट के अंदर, महाराणा प्रताप की मृत्यु पूछी थी, मृत्यु कितने वर्ष की आयु में और कहाँ हुई थी? तो मित्रों, उसका जवाब था 57 वर्ष की आयु में चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम शासन की बात करें तो इन्होंने कुल कितने वर्ष शासन किया? तो 25 वर्ष शासन किया। ठीक है। अगर बात करें 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने थे। यानी कि अगर यह प्रश्न बनता है कि ये शासक यानी मेवाड़ के शासक कितने वर्ष की आयु बने, तो ये 32 वर्ष की आयु में बने। अब आप निकाल सकते हैं 1540 में क्या होता है मित्रों? इनका जन्म होता है और राज्याभिषेक होता है 1572 में। तो 32 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं, 25 वर्ष शासन करते हैं और मृत्यु देखा जाए तो कितनी वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में। 57 वर्ष की आयु में कहाँ पे हुई थी? चावंड। और चावंड को राजधानी बनाया है इन्होंने, अपनी आपातकालीन राजधानी। और देखा जाए इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? बांडोली में। अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक राजधानी की। तो देखिए इनकी जो प्रारंभिक राजधानी जो उन्होंने महाराणा प्रताप ने बनाई वो थी कुंभलगढ़। और अंतिम यानी द्वितीय राजधानी इनकी थी चावंड। जो चावंड जो राजधानी थी मित्रों, इनकी आपातकालीन राजधानी थी, आपातकालीन राजधानी। ठीक है मित्रों। तो ये चावंड जो है, चावंड आपातकालीन राजधानी थी महाराणा प्रताप की। और कहते हैं चावंड में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है अंत में 57 वर्ष की आयु में। उसके बाद हम देखें तो अकबर का एक नागौर दरबार होता है। नागौर दरबार का आयोजन होता है 1570 ईस्वी में। अकबर महान आप सभी जानते ही हैं। अकबर ने जो शादी की थी या भारमल की पुत्री किससे? जोधाबाई से की थी। और कहते हैं कि भारमल की सहायता से, भारमल के सहयोग से और भारमल के सुझाव से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। कब? 1570 ईस्वी में। कहाँ पे? नागौर में। तो इसे देखिए, इस दरबार का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजपूताने के जितने भी राजा हैं वो सभी अपने अधीन हों और सभी हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। और इसके लिए एक मंच तैयार किया गया, वो था नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में सभी शासकों को आमंत्रित किया गया।
और सभी शासक आए भी थे। कहीं कहीं के शासक जो है, जैसे बात करें रावचंद्र सेन की, तो रावचंद्र सेन नागौर दरबार में आए, लेकिन स्थिति वहाँ देख करके, यानी कि वहाँ स्थिति देखी कि वहाँ जो राजपूत शासक है वो नीचे बैठे हैं और अपनी पगड़ी है अकबर के पैरों में नीचे उतारी हुई है, अधीनता स्वीकार की हुई है। इस स्थिति को देख करके रावचंद्र सेन वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद रावचंद्र सेन का पीछा किया जाता है। अकबर का सैन्य अभियान होते हैं रावचंद्र सेन को लेकर के। उसके बाद में अब हम बात करें रावचंद्र सेन को देख करके ही, यानी कि कहते हैं कि रावचंद्र सेन जो है महाराणा प्रताप के अग्रगामी है। यानी कि जैसे रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे ही महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब देखा जाए कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। पहले समझाया गया कि भाई महाराणा प्रताप आ जाएं, अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन नहीं आते। उसके बाद शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाए जाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? तो वो थे चार शिष्टमंडल भेजे। और ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछ लिए गए, सेकंड ईयर की परीक्षा में, यानी कि कई बार ये लगातार पूछ लिया गया है। इनका क्रम पूछ लिया गया है कि शिष्टमंडल का जो क्रम है वो कौन सा है। तो मित्रों आज आगे चलते हैं, वो है शिष्टमंडल। और शिष्टमंडल कितने हैं? चार शिष्टमंडल। कौन कौन से हैं और कब कब भेजे गए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष भेजा गया था। तो देखिए, सबसे पहले गए थे जलाल खां गए थे कब? 1572 ईस्वी में। यानी कि जलाल खां गए कहाँ पे? अकबर को समझाने के लिए, लेकिन ये समझाने में असफल होते हैं, यानी इनका जो अभियान था वो असफल होता है। महाराणा प्रताप इनकी बातें नहीं मानते। उसके बाद में कौन जाते हैं? मिर्जा राजा मानसिंह जाते हैं। और ये अकबर के दिमाग में ये था कि अगर मिर्जा राजा मानसिंह जाता है तो ये राजपूत शासक है, और राजपूत शासक ही है कौन? महाराणा प्रताप। तो ये आपस में एक दूसरे की बात मान लेंगे, यानी अकबर जो है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे कौन? महाराणा प्रताप। तो ऐसा सोचते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, ऐसा सोचते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। किसको भेज करके? मानसिंह को भेज करके। तो क्या होता है, मानसिंह की मुलाकात जो है वो सांवर झील पे होती है, और इनकी मुलाकात महाराणा प्रताप से नहीं हो पाती है। महाराणा प्रताप से नहीं होती है, किससे होती है? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से इनकी मुलाकात होती है। मित्रों शाम का टाइम था, जब मानसिंह वहाँ पहुँचे, महाराणा प्रताप के पास में पहुँचे, तो शाम का टाइम था। वहाँ पे दरबार में उपस्थित कौन थे? अमर सिंह थे, और अमर सिंह से इनकी मुलाकात होती है। तो अमर सिंह से पूछा मानसिंह ने क्या कि भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा उनके सिर में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। तो बदले में मानसिंह ने एक जवाब दिया कि कोई बात ना है, ऐसा करना, उनसे कह देना कि सिर दर्द की दवा मेरे पास है और आ जाएं वहाँ मैदान में। तो इसके जवाब में अमर सिंह कहते हैं कि तुम सिर दर्द की दवा क्या लाओगे? तुम भी ले आना, अपने फूफा को भी साथ में ले आना, यानी अपने फूफा यानी कौन? अकबर को भी। तो ऐसा जवाब तलब होता है किसमें? अमर सिंह और मान सिंह के अंदर। उसके बाद क्या होता है? मान सिंह चले जाते हैं और असफल होते हैं। उसके बाद में 1573 में ही राजा भगवंत दास को भेजा जाता है। लेकिन क्या होता है, राजा भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल होते हैं। उसके बाद नंबर आता है टोडरमल का, और टोडरमल आप सभी जानते ही हैं, टोडरमल भू राजस्व के कारण जाने जाते हैं। भू राजस्व प्रणाली, इन्होंने भू राजस्व की जो प्रणाली लागू की थी टोडरमल इनको भेजा था 1573 में। लेकिन क्या होता है, इस ये टोडरमल भी अंत में महाराणा प्रताप को समझाने में क्या होते हैं? असफल होते हैं। और ये कहाँ पहुँचते हैं? आगरा के किले में अकबर के सामने ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप बात मानने के लिए राजी नहीं है। क्या होता है, अब ये युद्ध की प्लानिंग की जाती है। अकबर के दिमाग में आया कि भाई जो बातों से नहीं मानते वो लातों से मानते, यानी कि अब ये बातों से मानने वाला नहीं है, इसके लिए तो युद्ध अभियान ही करना पड़ेगा। तो मित्रों अब क्या होता है, युद्ध की प्लानिंग होती है और वो भयंकर नरसंहार भीषण युद्ध होने वाला है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध है। हालांकि इससे पहले हमने एक युद्ध देखा, किसका? बाबर का और राणा सांगा का, खानवा का युद्ध। बहुत ही नरसंहार युद्ध था, बहुत ही भीषण युद्ध था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और तोप चीज़ों के द्वारा तोपों का इस्तेमाल किया गया था।
तो तोकलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? खानवा के युद्ध में मित्रों। लेकिन यहाँ पे ऐसे तोप जैसे युद्धों मतलब तोप का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस युद्ध के लिए सब लोगों ने अलग अलग संज्ञा दी है। तो देखो पहले देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या संज्ञा दी है। अगर देखा जाए हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध कुछ डेट जो मिलती है वो मिलती है 18 जून 1576, यानी कि इतिहास में जो डेट मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध की वो मिलती है 18 जून 1576। लेकिन एक इतिहासकार है कौन? गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा जो है वो युद्ध बताते हैं कि यह युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध को खमनौर का युद्ध, खमनौर का यानी खमनौर क्षेत्र में, खमनौर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। खमनौर क्षेत्र में और खमनौर पड़ता राजसमंद में लड़ा गया था, इसलिए इसे खमनौर का युद्ध भी कहा गया है। और ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। जबकि खानवा का युद्ध हमने देखा किस नदी के किनारे। अब देखिए किस नदी के किनारे मैंने आपको बताया है और वीडियो के अंदर काफ़ी चर्चा भी की है। और ये आपको जवाब देना है कमेंट में जाकर के कि खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। मित्रों ध्यान रखना, कमेंट में लिख के भेजना है आपको किस नदी के किनारे खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो बनास नदी के किनारे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और इसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली, मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको यानी हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। अब थर्मोपल्ली बात करें, थर्मोपल्ली का एक मैदान है कहाँ पे? यूनान में। यूनान में थर्मोपल्ली का एक मैदान है और वहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। और उसी प्रकार का युद्ध ये है, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। अब बात करते हैं गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध संज्ञा किसने दी है? बदायूं ने। इतिहासकार बदायूं ने कहा है कि ये जो युद्ध है किसका है? गोगुंदा का युद्ध है। तो गोगुंदा का युद्ध बताया हल्दी घाटी को किसने? बदायूं ने। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बारीकियां लेकर हैं और कई बार प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाता है कि किसने कौन सा कथन कहा है, कि थर्मोपल्ली किसने कहा है, बदायूं ने क्या कहा है, वो अलग अलग बात है। उसके बाद बात करते हैं एक इतिहासकार है अबुल फजल, और अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनौर का युद्ध। अब बात करते हैं एक क्षेत्र है रक्ततलाई। और यह रक्ततलाई क्षेत्र जो पड़ता है वो बनास नदी का क्षेत्र है। कैसा? कांटेदार मार्ग, यानी उस मार्ग में कांटे कांटे हैं, इसलिए इसे रक्ततलाई का क्षेत्र या मैदान कहते हैं। तो कई विद्वान इसे रक्ततलाई का युद्ध भी कहते हैं। किस युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। तो डेट आपने देखी कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया, जबकि कुछ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या बताते हैं? 21 जून 1576 ईस्वी को। मित्रों इससे पहले मैंने आपको एक युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध कराया था। कौन सा युद्ध? वही जो राणा सांगा का युद्ध है। राणा सांगा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कब लड़ा, कौन सी नदी के किनारे लड़ा, आपको कमेंट में लिख करके भेजना है। उसके बाद में बात करें रक्ततलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनास नदी के किनारे, बनास का कांटेदार मार्ग है, बनास नदी का कांटेदार जो मार्ग है, इसलिए इसको रक्ततलाई कहते हैं और इसको रक्ततलाई का युद्ध भी कहते हैं। बात करते हैं एक पुस्तक है जिसका नाम है मुंतवान उल तवारीख। कई बार इनका नाम भी मुंतखाब मिलता है, कई किताबों में इतिहासकार बताते हैं, लेकिन इसका नाम है मुंतवान उल तवारीख। मुंतवान उल तवारीख। और यह पुस्तक किसकी है? बदायूं ने की है। कहते हैं कि बदायूं ने इसमें इस युद्ध का यानी हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसका प्रत्यक्ष वर्णन जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है मुंतवान उल तवारीख। ये किसकी पुस्तक है? बदायूं की पुस्तक है। मित्रों ये भी आपको याद रखनी है। आरएस लेवल तक की ये आपको प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे कि ये पुस्तकें आपको देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसके बाद आरएस तक में ये पूछ लिए जाते हैं। बात करते थे, हम आगे चलते हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्लानिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो देखिए किन किन के मध्य लड़ा गया। तो लड़ा गया था किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, यानी कि अकबर स्वयं नहीं आया था। ये ध्यान रखना, अकबर के मध्य लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं अकबर नहीं आया था। अकबर की पॉलिसी अलग थी। अकबर खुद क्या करता था? खुद तो रहता था राजमहलों में और लड़ने के लिए भेज देता था अपने सेनापतियों को। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, अकबर ने किसको भेजा था लड़ने के लिए? वो भेजा था जयपुर के आमेर नरेश मिर्जा राजा मान सिंह को। तो मान सिंह के नेतृत्व में इस युद्ध को भेजा। बात करते हैं
कि अकबर द्वारा इस युद्ध की जो रूपरेखा है वो किस किले में हुई थी, वो हुई थी अकबर का किला, या ऐसे कहते हैं मैगजीन का किला। जबकि महाराणा प्रताप ने युद्ध की प्लानिंग किस युद्ध में की थी, किस दुर्ग में की थी, वो की थी कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो प्रश्न यही बन गया कि अकबर द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्लानिंग कहाँ पे की गई थी, वो की गई थी अकबर के किले, जिसे कहते हैं मैगजीन का किला, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने की थी कुंभलगढ़ के दुर्ग में। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, अकबर का इस युद्ध को लड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो था प्रताप को बंदी बनाना, यानी प्रताप को मारना इसका उद्देश्य नहीं था, प्रताप को जीवित ही बंदी बनाना अकबर का उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए अकबर ने एक ही उद्देश्य बनाया कि महाराणा प्रताप को जिंदा बंदी बना करके हमारे समक्ष लाया जाए। बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसमें जैसे मैंने आपको बताया खानवा के युद्ध में प्लानिंग कैसे की गई थी, किनको हरावल में, किसको चंदावल में कैसे कैसे सेना सेट हुई थी, उसी प्रकार इसमें भी क्या हुआ था, प्लानिंग के साथ में सेना सेट की गई थी युद्ध के मैदान में। मित्रों, देखा जाए तो महाराणा प्रताप ने जो युद्ध प्रणाली थी वो मैदानी क्षेत्र के तरह लड़ने की प्लानिंग सोची कि जैसे मैदानों में, क्षेत्रों में आमने सामने लड़ते हैं, उस प्रकार की प्लानिंग की थी। लेकिन कहते हैं कि अगर महाराणा प्रताप ऐसे युद्ध करते हैं तो अकबर के सामने इसकी नहीं चलेगी। तो इसने क्या किया, प्लानिंग की थी किसी मैदानी क्षेत्र की युद्ध लड़ने की, लेकिन इसने पहाड़ी तरीके से, जैसे पहाड़ों के अंदर दुबक करके और छापामार पद्धति के माध्यम से युद्ध लड़ा था। अब बात करते हैं कि अकबर की सेना में देखिए कैसे कैसे सेट था। वो था, सबसे पहले हम बात करें हरावल की। हरावल किसे कहते हैं, आपको कमेंट में लिख करके भेजना है कि हरावल किसे कहते हैं, सेना का कौन सा भाग होता है जिसे हरावल कहते हैं। तो हरावल कहते हैं सेना का अग्रभाग के जो नेतृत्व कर रहे थे मिर्जा राजा मानसिंह। सेनापति कौन थे, मिर्जा राजा मानसिंह सेना में आगे थे। उसके बाद सेना हुआ करती थी, सेना थी, और उसके बाद में हम बात करें चंदावल, और चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे आसफ खां। चंदावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आसफ खां। ये तो है अकबर के सेना की प्लानिंग। उसके बाद हम देखें महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के सेना की क्या प्लानिंग थी, कैसे कैसे सेना सेट थी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें हरावल की, तो हरावल कहते हैं सेना का अग्रभाग। तो अग्रभाग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, हकीम खां सूरी या सूरी जो है वो सेना के हरावल दस्ते का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद में सेना होती थी, और सेना के बाद में बीच में थे बीच के भाग, यानी सेना का जो बीच का भाग होता है उसे कहते हैं ढोलाड़। क्या कहते हैं, ढोलाड़। ध्यान रखना मित्रों, ढोलाड़ किसे कहते हैं, सेना के बीच या मध्य का जो भाग होता है उसे ढोलाड़ कहते हैं। सेना का जो अग्रभाग होता है उसे कहते हैं हरावल, और सेना का अंतिम भाग, पश्चिम भाग जो होता है उसे कहते हैं चंदावल। क्लियर। उसके बाद में सेना थी, यानी ढोलाड़ के बाद में महाराणा प्रताप हो गए ढोलाड़ में, और ढोलाड़ के बाद सेना है, और सेना के बाद यानी चंदावल दस्ते की जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे भील सेनापति पूंजा जी। महाराणा प्रताप की सेना में भील सेनापति पूंजा जी है। और इस पूंजा जी का जिक्र हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो हमने मेवाड़ रियासत जब शुरुआत की थी तो मेवाड़ रियासत का झंडा आप देख लेना, हमारी पुरानी वीडियो निकाल के देखना कि मेवाड़ रियासत का झंडा है, उस झंडे में इधर पूंजा जी जो है वो दर्शाए गए हैं झंडे में, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या हुआ था, इनका जो प्रथम शिविर जो है, सेना का जो प्रथम शिविर था वो कहाँ पे रोका गया, वो था मांडलगढ़ भीलवाड़ा। किसके नेतृत्व में, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह के नेतृत्व में। 21 दिनों का पहाड़ी शिविर हुआ यहाँ पे। 21 दिनों का किनका, अकबर की सेना, क्योंकि अकबर की जो सेना थी वो पहाड़ी तरीके से युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थी। और यहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ी इलाका है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेती है शिविर में तो वो सफल नहीं होगी। इसलिए इनको 21 दिनों का क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। किस शिविर के अंदर, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा शिविर के अंदर। और जबकि अंतिम शिविर इनका हुआ था वो हुआ था मोलेला गांव, और मोलेला गांव जो है वो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। मोलेला गांव
जिले में है वो आपको कमेंट में लिखकर भेजना है। बताने को तो मैं अभी बताऊं, लेकिन आपको भी थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए कि मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है और किस जिले में है। तो मोलेला गांव आपको कमेंट में लिख के भेजना है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि महाराणा प्रताप की सेना में जो हाथी थे वो हाथी कौन कौन थे। वो थे रामप्रसाद और लूणा, रामप्रसाद और लूणा। और देखिए इसी हाथी को बाद में जीत लिया जाएगा, यानी छुड़ा लिया जाएगा सेना से, और इसी का नाम पीर प्रसाद कर दिया जाएगा। जब अकबर के पास चलाया गया रामप्रसाद तो इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया जाएगा। और एक हाथी था लूणा। बात करते हैं एक घोड़ा था, बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक। और कहते हैं चेतक कि राणा की पुतली भिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, यानी राणा की जो पुतली, आँख की पुतली जब तक झपकी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इतना हवाई तरीका से चलने वाला घोड़ा था। और इसको जो प्यार से महाराणा प्रताप जो है इसे प्यार से बुलबुल कहकर पुकारते थे। बात करते हैं अंतिम शिविर। और अंतिम शिविर किनका, महाराणा प्रताप की सेना का अंतिम शिविर कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था लोसिंग गांव। कहाँ पे हुआ था, लोसिंग गांव। और लोसिंग गांव पड़ता है राजसमंद के अंदर। अब बात करते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध, यानी युद्ध की मैंने अभी बताया आपको कि युद्ध की जो सेना थी वो किस प्रकार सेट थी। अब बात करते हैं युद्ध प्रणाली कि किस प्रकार से ये युद्ध लड़ा गया। तो देखिए सबसे मतलब अगर बात करें तो हरावल दस्ता और इधर कहते हैं चंदावल दस्ता, और बीच वाला जो भाग है उसे कहते हैं ढोलाड़। ठीक है ना। तो जो अरावल दस्ता है, महाराणा प्रताप की सेना का जो अरावल दस्ता है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे हकीम खां सूरी। उसके बाद सेना थी और बीच में कौन थे, ये थे महाराणा प्रताप। और किस पर सवार थे, ये अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। बात करते हैं उसके पीछे जो चंदावल सेना दस्ता है उसका नेतृत्व कर रहे थे वीर सेनापति पूंजा जी। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन लड़े थे, तो देखिए ये हैं राम सिंह तंवर भी महाराणा प्रताप के साथ में लड़े। उसके बाद राम रख पवार और कृष्णदास चूड़ावत। तो कृष्णदास चूड़ावत वो हैं जिन्होंने तलवार बांधी थी। प्रथम राज्याभिषेक के समय तलवार जो महाराणा प्रताप को बांधी गई थी, कृष्णदास चूड़ावत, ये वो हैं और इस युद्ध में शहीद हो जाएंगे। उसके बाद में झालावीदा, ये वो व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, वेश धारण करते हैं महाराणा प्रताप का। यानी महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, तो झालावीदा जो है वो महाराणा प्रताप का वेश धारण करके, यानी उनकी पोशाक धारण करके युद्ध लड़ता है। और ये हैं कौन, अखेराज सोनगरा, ये नाना है किसके, महाराणा प्रताप के। ये भी क्या होते हैं, इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। बात करते हैं इधर ये युद्ध जब लड़ा गया था, यानी 18 जून 1576 जो डेट है वो फिक्स है। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि अगर पूछा जाए गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो वो डेट अलग है, लेकिन तारीख है 18 जून 1576, ये फिक्स है। और इधर जो देखिए ये है कौन, मिर्जा राजा मानसिंह। ये कहाँ सवार हैं, ये मर्दाना हाथी पर सवार हैं। ये सेना है और सेना के बाद में ये बाद पीछे के हम दस्ते बात कर रहे हैं, यानी कौन सा, चंदावल दस्ता। और चंदावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे कौन, आसफ खां। किसकी सेना का, अकबर की सेना का। बात करें अकबर की कुल 3.20 लाख, यानी 3.20 लाख की सेना थी। बहुत ज़्यादा तादाद में सेना थी किसकी, अकबर की सेना। अब बात तो क्या करते हैं, ये सुबह के टाइम पर ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है करीब 8 बजे, सुबह के 8 बजे, और ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और 8 से क्या होता है, अब समय हो गया 12 बजे, युद्ध चलता रहता है, समय हो गया 12 बजे। और 12 बजे के करीब जो महाराणा प्रताप है ढोलाड़ से निकल करके और ये कहाँ जाते हैं, हरावल दस्ते में आ जाते हैं। और इधर मर्दाना यानी हाथी पे सवार कौन, मानसिंह तक पहुँच जाते हैं। इधर चेतक घोड़े पे सवार कौन है, महाराणा प्रताप। और मर्दाना हाथी पे सवार कौन है, मानसिंह। और मानसिंह जो है मर्दाना हाथी के ऊपर जो बैठक व्यवस्था बनी रहती है हाथी के ऊपर, उस पर सवार है। अब क्या होता है, इधर जो है महाराणा प्रताप जो है उसके घोड़े, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक जो है अपने दोनों पैर
मर्दाना हाथी के सूंड के ऊपर जमा देता है, यानी मस्तक पे जमा देता है, और महाराणा प्रताप और वार करते हैं, यानी भाले से अपना वार करते हैं, और वो भाला जो है वो मानसिंह बच जाते हैं, और वो भाला जो है हाथी सवार यानी जो चालक होते हैं, हाथी चलाने वाले जो चालक थे उनके लग जाता है और वो शहीद हो जाता है। इस बार में मानसिंह बच जाते हैं, लेकिन मर्दाना हाथी की सूंड में क्या लगी थी? कटार यानी तलवार बंधी थी, और इस कटार तलवार पर जहर लगा हुआ था, जिसके कारण क्या होता है, वो कटार जो है वो चेतक की टांगों को काट देते हैं। चेतक की एक टांग इसमें काटी जाती है, किसके द्वारा? मर्दाना हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक की टांग काटी गई। लेकिन क्या होता है, इधर महाराणा प्रताप भी घायल हो गए। जब घायल हो गए तो महाराणा प्रताप यहाँ से निकल लेते हैं। कहाँ से? हल्दी घाटी के मैदान से निकल जाते हैं, और इनका जो वेश धारण करते हैं वो कौन है? झाला बीदा। जैसे ये हल्दी घाटी के मैदान से निकलते हैं, कौन? ये हल्दी घाटी का मैदान है, यहाँ से निकलते हैं महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर के, यानी एक टांग कट गई है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, और ये कहाँ पहुँचते हैं? एक बलीचा गांव के निकट पहुँचते हैं, और वहाँ क्या? एक नाला है। ये क्या है? एक नाला है, और नाला थोड़ा सा चौड़ा था। अब क्या हुआ, जैसे ही घोड़े ने छलांग लगाई तो इस पार तक तो आ गया, लेकिन जैसे ही छलांग लगाई वो यहीं पर ढेर हो गया, यानी उसकी क्या हो जाती है? घोड़े की मृत्यु हो जाती है। घोड़ा मर जाता है, और घोड़ा जो है मर जाता है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है वो बड़े ही दुखी होकर के और बैठे हुए हैं। चेतक का जो सिर है वो अपने गोद में ले हुए बैठे, और यहीं पर क्या होता है मित्रों? बलीचा गांव में ही चेतक की क्या बना दी जाती है? समाधि बनाई जाती है। जब घोड़े को लेकर के आंसू बहा रहे हैं, बैठे हुए हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ पे इनका भाई आता है, कौन? शक्ति सिंह जो है पहले तो महाराणा प्रताप का विरोधी था, लेकिन अब क्या होता है, वो इनके प्रेम को देख करके, घोड़े के प्रति प्रेम को देख करके, और इनका जो है शक्ति सिंह का जो मन है वो बदल जाता है, और पीछे से जो अकबर मुगलों के जो सैनिक आ रहे थे, उन मुगलों के सैनिकों को शक्ति सिंह मार गिराता है, और महाराणा प्रताप यहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद घायल महाराणा प्रताप जो है वो कहाँ पहुँचते हैं? वो कोलियारी गांव पहुँचते हैं। कोलियारी गांव में इनका क्या होता है? महाराणा प्रताप का इलाज होता है। कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप का इलाज होता है, और कोलियारी गांव में इलाज करने के बाद ये पहुँच जाते हैं कहाँ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में पहुँच जाते हैं। इधर क्या होता है, हल्दी घाटी के मैदान में से जो मुगलों की सेना थी, अब वहाँ क्या होता है, मुगलों की सेना जो झाला बीदा है वो मारे जाते हैं, और मान सिंह की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और जो मुगल सैनिक हैं वो गोगुंदा पहुँच जाते हैं, और गोगुंदा से फिर क्या करते हैं? कुंभलगढ़ पर अटैक करते हैं। कुंभलगढ़ पर अटैक किया जाता है, कई बार आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन ये आक्रमण क्या होते हैं? असफल। मुगल सैनिक आक्रमण में असफल होते हैं। अंत में क्या होता है, वहाँ से महाराणा प्रताप जो है वो जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, और कहते हैं महाराणा प्रताप का समय बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि वो जंगलों में चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, और उनके साथ उनका पुत्र अमर सिंह भी है। अमर सिंह छोटा था, मतलब इतिहास में पता नहीं कैसी स्थितियाँ बताई थे। अभी बात कर रहे थे जब JMBT यानी जलाल खां मान सिंह भगवंत टोडरमल जो आए थे, तो वहाँ बताया गया है कि अमर सिंह की मुलाकात होती है मान सिंह से, और यहाँ पे बताते हैं इतिहासकार आगे कि जब जंगल में गए थे, अमर सिंह छोटा था, अमर सिंह को भूख लगी, और महाराणा प्रताप जो है घास फूस की रोटी बनाते हैं, और रोटी बना करके और रख देते हैं, और इतने में एक बिलौटा आता है और उन रोटी को भी ले जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में रहा। अब क्या होता है कि उन्होंने फिर क्या किया, अब जंगल में चले गए, तो उनकी जो सहायता की थी वो की थी भामाशाह ने। भामाशाह नामक एक युवक ने उन्हें सोने की जो है गिन्नी दी, और उनसे सहायता की, जिससे उन्होंने सेना एकत्रित की। तो उन्होंने यानी महाराणा प्रताप ने क्या किया, लूणा चावंडिया पर अटैक कर दिया। लूणा चावंडिया और लूणा चावंडिया को मार करके और चावंड को जीत लिया, और चावंड को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। तो चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। ये अंतिम राजधानी थी किसकी? महाराणा प्रताप की। तो ये राजधानी कब से कब तक रही? 1585 में राजधानी बनती है, और 1615 तक ये राजधानी रहती है। किसकी राजधानी? महाराणा प्रताप की राजधानी। तो अब बात करते हैं, यही चावंड में ही महाराणा प्रताप की क्या है मित्रों? महल हैं। महाराणा प्रताप के महल कहाँ हैं? महाराणा प्रताप के महल कहाँ पे हैं?
चावंड में। अगर बात करें इनसे पहले भी, अगर एक मेरे यहाँ से निकल रह गया तो एक जगन्नाथ कछवा जो है, जगन्नाथ कछवा का एक अटैक होता है, यानी कि अकबर का महाराणा प्रताप के प्रति जो सैन्य अभियान भेजे उनमें सबसे अंतिम अभियान जो था वो था जगन्नाथ कछवा का। इस जगन्नाथ कछवा का जो अभियान था वो था 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को। 5 दिसंबर 1584 ईस्वी में क्या होता है, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना आती है अटैक करने महाराणा प्रताप पे। लेकिन क्या होता है, इस आक्रमण में जो जगन्नाथ कछवा है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होकर के वहाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही उनकी क्या बना दी गई, छतरी बनाई गई। कितने खम्भों की, 32 खम्भों की। ये प्रश्न पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि जो जगन्नाथ कछवा की छतरी है वो कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खम्भों की है, 32 खम्भों की है। तो ये अंतिम सैन्य अभियान था किसका, अकबर का। किसके विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो लूणा चावंडिया को मार करके चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं कौन, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के महल कहाँ पे हैं, चावंड में है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 ईस्वी को हो जाती है, जिसका जिक्र हमने महाराणा प्रताप की शुरुआत में आपको कराया अभी। अब बात करते हैं उनकी छतरी। तो महाराणा प्रताप की छतरी है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो देखिए चेतक की समाधि कहाँ पे है, बलीचा गांव में है। कहाँ पे है, बलीचा गांव में। जबकि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ है, बांडोली गांव। कहाँ पड़ता है, चावंड उदयपुर में पड़ता है। चावंड उदयपुर में पड़ता है, कौन सा, बांडोली। और ये 12 खम्भों की छतरी है। कितने खम्भों की छतरी है, 12 खम्भों की छतरी है। और देखा जाए तो केजड़ बांध में वर्तमान में ये छतरी जो है वो केजड़ बांध में डूब चुकी है, जिसके कारण इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और इसका अगर निर्माण की हम बात करें कि इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो मित्रों इस छतरी का निर्माण करवाया था भामाशाह द्वारा। तो ये रहा हमारा महाराणा प्रताप पूरा। मैंने आपको पूरे महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र किया, पूरे डिटेल से आपको कराया। महाराणा प्रताप आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महाराणा प्रताप अति महत्वपूर्ण है। मित्रों कहीं भी आपको अगर इनके बारे में जानकारी मिलती है तो उसका संग्रह करें। महाराणा प्रताप जो है वीर यशस्वी वीर पुरुष हैं और इनके बारे में जो है अत्यधिक प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो मित्रों महाराणा प्रताप के बारे में मैंने कराया। अगली वीडियो हमारी आएगी इनके पुत्र अमर सिंह और राज सिंह को, फिर उसके बाद राज सिंह आएंगे। तो हमारे जो है मेवाड़ रियासत अब अंतिम चरण की ओर है। आप संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मैंने आपको पूछा है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके उन प्रश्नों के जवाब दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।